नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ पीसीएस में। लास्ट टाइम हमने इस लेक्चर को कृषि क्षेत्र तक कंप्लीट कर लिया था। आइए देखते हैं आगे इस सेक्टर में और क्या क्या है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीनता की विकास प्रक्रिया चलती रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास व गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र में प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन वृद्धि हुई हो। कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई व्यवस्था प्रणाली को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में कृषि कार्यों के से होने वाले समस्त लाभ को जमींदारी हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की जो दशा को सुधारने के लिए कुछ किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियों पूर्व निर्धारित की थी। इसके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश में कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ कर दिया था। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना ही तकनीकी थी और ना ही कोई प्रेरणा। औद्योगिक क्षेत्र बात करते हैं। कृषि के बाद औद्योगिक क्षेत्र। कृषि की भारतीय औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश में विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन होता जा रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत ने इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो भारत से इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहाँ एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हो रही थी। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और वे देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अव्यवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी
चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत के भावी औद्योगिकरण की प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों को प्राय अभावी बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग के काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन बन सकता है कि भावी औद्योगिकरण पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं। तो पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग के काम में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर ही बहुत कम थी और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादक क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। आइए देखते हैं विदेशी व्यापार। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियां भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यावहारिक रूप में इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने लगा किया जाता था। सुएज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत में व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार था, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश की आंतरिक बाजारों के अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। आइए जानते हैं थोड़ा सा सुएज नहर के बारे में। ये सुएज नहर जो है लाल सागर और अरब सागर के मध्य की नहर है। ये यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है। आइए जानते हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर के माध्यम से व्यापार। सुएज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र के सुएज संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पतन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। सुएज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। सन 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। आप देख सकते हैं चित्र में, यह सुएज नहर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसमें अफ्रीका, यूरोप और इसकी एशिया तक पहुंचे। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम इससे आगे के लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे आगे की जानकारी के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।